आज का यह सेशन उन छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनका A5 R5 यानी कि डेटा स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम है। आपको बता दें कि अगर आपको A5 R5 का एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से क्रैक करना है तो कम से कम आपको 45 से 60 दिन का टाइम देना होता है, तभी आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो अच्छे ग्रेड से, क्योंकि ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। बट यहाँ पर कुछ थ्योरी भी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक की जो भी टॉपिक्स हैं उसका क्विक रिवीजन आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए आप लोगों को सहायता प्रोवाइड करेगा। चलिए शुरू करते हैं। और जो ये PDF ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, फ्री में, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो A5 R5 की बुक है इसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसमें आप लोग C++ पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? C++। क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है जिसको आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऊप्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं या फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, उनके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हो। लाइक जो डेटा स्ट्रक्चर है इसे आप C लैंग्वेज से भी कर सकते हो, C++ से भी कर सकते हो, C#, पाइथन, जावा, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है, बट आप लोगों को यहाँ पर C++ के थ्रू अचीव करना है। पहले चैप्टर का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे, IT इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं या वेबसाइट्स हैं वो ऊप्स के कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हुए बनाई जाती हैं, क्योंकि इसकी सहायता से जो कोड है उसको मैनेज करना इजी होता है, मेंटेन करना इजी होता है, डिबगिंग करना इजी होता है, और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोग आज आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, आपसे बोलेगा कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है, समझाइए। या तो ऊप्स की कोई फीचर्स लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनमें से कोई टॉपिक आपको दे देगा और बोलेगा कि इसको आप समझाइए। तो देखिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर आपको इतना ज़्यादा नहीं आता है तो मैं यहाँ पर कुछ टिप्स देना चाहूँगा। पहली टिप्स ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर, या यूं कहें राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें ये चेक करना है कि दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या फिर नहीं। अब आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप यहाँ पे काम कर लीजिए। पहले आप यहाँ पर एक छोटी सी लिख दीजिए थ्योरी कि व्हाट इज प्राइम नंबर, देन उसके बाद यहाँ पर लिखिए यहाँ पर सोल्यूशन, है ना, एंड यहाँ पर आप लिखना शुरू कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आउटपुट को भी डिनोट कर दीजिए। तो ये एक सही तरीका होता है मार्क्सों को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने के लिए। तो हर वो क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि इसमें 2-3 लाइनें मैं लिख सकता हूँ, तो पहले उस 2-3 लाइनें लिखिए, उसके बाद में ही आप उसका प्रोग्राम लिखना शुरू करिए। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आपको बीच बीच में कुछ टिप्स देता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो C++ है ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, और जो C++ का कोड है यानी कि डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए भी कर सकते हो, साथ ही साथ पॉप्स का यूज करते हुए भी कर सकते हो। बट जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा में आप लोगों को ऊप्स के थ्रू ही अपने प्रोग्राम को रन करना होता है, लगाना होता है, राइट करना होता है। चलिए जानते हैं क्या है ऊप। तो दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो किसी न किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी स्टाइल को कॉपी करते हैं। लाइक काफ़ी लोग होंगे जो अमिताभ बच्चन की हेयर स्टाइल को कॉपी करते हैं, कुछ लोग होंगे जो अमिताभ बच्चन की स्टाइल को कॉपी करते होंगे, कुछ अजय देवगन की, कुछ सनी देओल की। तो यहाँ पर कुछ न कुछ लोग क्या करते हैं, किसी न किसी स्टाइल को कॉपी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग की फील्ड में कई सारे पैराडिग्म हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, लाइक ऊप्स, पॉप्स, फंक्शनल, स्ट्रक्चरिंग, मॉडलर। तो उसी में एक है ऊप्स। तो जो ऊप्स है इसके अपने कॉन्सेप्ट हैं। ऊप्स कहता है कि भैया अगर आपको अपना प्रोग्राम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए लगाना है तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमारे रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आप करेंगे तो जो आपका प्रोग्राम है
जो आपका सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से ऑपरेट हो पाएगा। तो ऊप क्या है? तो एक प्रकार का पैराडिग्म है जो बताता है कि भैया प्रोग्रामर जी, प्रोग्राम को आप कैसे लिखिए, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करिए, कैसे स्टोर करिए और कैसे रन करिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग ऊप्स के थ्रू अपने प्रोग्राम, ऊप्स कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम को लिखते हो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्लास क्या होती है? एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होती है। ध्यान दीजिएगा, मैं ज़्यादा यहाँ पर डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर वाइज में पढ़ा रखी हैं, तो आप उसको चेकआउट करिए। ये क्विक रिवीजन है कि आप कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ और एग्ज़ाम में लिख पाएँ। अगला है कि जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें आपके होते हैं डेटा मेंबर जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, और होता है मेंबर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर या कह सकते हो फंक्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो होता है डेटा मेंबर और दूसरा हो जाता है मेंबर फंक्शन। यानी कि भाई ऑब्जेक्ट का डेटा क्या है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो कार है क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? तो आप बोलोगे पहली बात यह है कार का मॉडल हो सकता है, कार का कलर हो सकता है ना। इसके बाद में कार का प्राइस हो सकता है, और अब सिंपल सी बात है कार को आप ड्राइव करोगे तो ड्राइव करना क्या एक प्रकार का फंक्शन है। कार में ब्रेक्स भी होंगी, है ना, वाइपर भी वर्क करते हैं, तो यहाँ पर कई सारे हैं। तो जो ये आपके हैं ना ये कहलाएंगे डेटा मेंबर, या कह सकते हो कि ये कार का बिहेवियर है। जबकि मॉडल, कलर, है ना, प्राइस, ये सभी क्या हैं? तो आप बोलोगे ये कार के एट्रीब्यूट हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, मेथड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए प्रोग्राम क्यों लगाएं, इसका बेनिफिट क्या होता है। पहली बात ये है कि जो ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है ना ये रियल वर्ल्ड से काफ़ी रिलेट करता है। तो ऐसे में क्या होता है, चीज़ों को मैनेज करना ईजी हो जाता है, कोड को आप रीयूज़ कर सकते हो, मेंटेन करना ईजी हो जाता है, कोड की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है ना। इसमें आप लोग मॉडलिंग कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसे छोटे छोटे पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया एंड डेवलपर को असाइन कर दिया। डेवलपर क्या करेगा, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, कोडिंग करेगा, देन ये वाला अपना कोड करेगा एंड इसके बाद में इसे आपने मर्ज कर दिया और आपका फाइनल आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो इसका बेनिफिट और भी है कि जो भी एप्लीकेशन है उसको स्केल करना, बाई चांस अभी छोटा एप्लीकेशन है बाद में बड़ा करना है या उसमें और भी फीचर्स ऐड करने, तो स्केल करना ईजी हो जाता है और अपग्रेड करना भी ईजी हो जाता है। ऊप्स के यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि अगर आप कोई लैंग्वेज ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है तो वहाँ पर क्लास जरूर एग्जिस्ट करेगी। क्लास क्या होती है, तो एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। कई बार इसको हम लोग टेम्पलेट के नाम से भी जानते हैं। अब और जो ये ब्लूप्रिंट होता है ना ये ऑब्जेक्ट पे अब इम्प्लीमेंट किया जाता है। कहाँ पे, ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर हम लोग बात करें क्लास के बारे में तो क्लास क्या डिफाइन करती है, डेटा मेंबर को यानी कि एट्रीब्यूट को, और डिफाइन करती है मेंबर फंक्शन को यानी कि मेथड्स को। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या होता है, तो जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। जैसे कि आप लोग कोई फंक्शन क्रिएट करोगे, कोई प्रोग्राम क्रिएट करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वेरिएबल होंगे, है ना, और साथ में क्या होंगे, फंक्शन होंगे। तो इन्हीं वेरिएबल को हम लोग कई बार बोलते हैं ऑब्जेक्ट या कह सकते हो एट्रीब्यूट, और जो फंक्शन होते हैं इसी को बोलते हैं मेंबर फंक्शन। इतना समझ लीजिए इजी लैंग्वेज में। इसके बाद में जो मेथड्स होते हैं, ये बिहेवियर, ऑब्जेक्ट का जो एक्शन है, ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर भैया वो क्या करेगा, है ना, क्या परफॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं फंक्शन। अगला आता है, हाँ बिल्कुल, जो क्लासेस होती हैं वो मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। लाइक हमारे पास कोई प्लॉट है, इसकी लेंथ है फॉर एग्जांपल 15/30। ठीक, अगर मेरे पास 15/30 का प्लॉट है और मैं गया इंजीनियर के पास, उसने क्या किया, इस पर बना दिया ब्लूप्रिंट एक कागज़ पे कि भैया आपके यहाँ पर 2 रूम हो जाएंगे, यहाँ पर स्टेयर्स हो जाएंगे, ये आप लोगों की बालकनी हो जाएगी, यहाँ पे वॉशरूम हो जाएगा, यहाँ पे किचन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है ना। क्या ये जगह कवर कर रहा है, आंसर आएगा जी नहीं। बट इसी ब्लूप्रिंट पे आप क्या करते हो,
प्लॉट पे इम्प्लीमेंट करते हो, मिस्त्री को देते हो, मिस्त्री क्या करता है, इसके अकॉर्डिंग, इस मैप के अकॉर्डिंग, इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग क्या करता है, बनाना शुरू करता है। तो जो क्लास होती है एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होती है, वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है। बट जब आप लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको मेमोरी अलोकेट की जाएगी। डिपेंड करता है क्या ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग स्टैक या फिर हीप में मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। भाई आपके पास एक नक्शा था, अगर यही नक्शा आप चाहें तो कितने भी प्लॉट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट शर्त यही है कि जो प्लॉट का साइज है वो सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये प्लॉट 1 था, ये मान लीजिए प्लॉट बी है, बट इसका साइज भी क्या है, 15/30 है। तो आप इसी टेम्पलेट को इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ठीक इसी प्रकार से जो क्लासेस होती है उसको आप एक से अधिक ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कई बार इंस्टांस के नाम से भी जानते हैं कि भैया ये क्लास का क्या है, इंस्टांस है। और जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहला हो जाता है कि ये एक प्रकार का एक्चुअल डेटा होता है जो कि क्लास के द्वारा डिफाइन किया जाता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो मेथड्स होते हैं जो क्लास ने डिफाइन किए गए हैं उसको परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है, ये कर सकता है। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक स्टूडेंट, कार और बैंक स्टेटमेंट, ये तो आपको पता ही। अगली प्रॉपर्टी आती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि है एक चीज बट उसको आप कई फॉर्म में, कई रूपों में यूज कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म, ठीक है। इट अलाउ द सेम ऑपरेशन और फंक्शन टू बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन है बट उसे आप अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लाइक हमारे पास कोई फंक्शन जिसका नाम है फ्लाई। अब जो ये फ्लाई फंक्शन है ना, जो ये फ्लाई फंक्शन है ये आप लोगों का स्क्वायरल के लिए भी हो सकता है, बर्ड्स के लिए भी हो सकता है। यानी कि ये जो फ्लाई फंक्शन है ये इसको हम लोग चिड़िया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गिद्ध के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चील के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक फंक्शन को कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये बोल देगा। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव करते हैं इसका प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर दीजिएगा। और हमेशा आप ट्राई करिए कि जब भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँ तो आप किसी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। अगर आपको 2 लाइन भी आती हैं तो आप 2 लाइन मेंशन कर दीजिए। अगर कुछ भी नहीं आता है तो उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है उसको आप लिख दीजिए, क्योंकि कॉपी फिल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंपाइल टाइम, जो कि कंपाइल टाइम में अचीव होता है, इसको हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। दूसरा आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जब आप लोग मेथड को ओवरराइड करते हो, है ना, कि भाई फंक्शन का नाम तो एक ही है बट उसमें पैरामीटर्स अलग अलग हैं, तो आप लोगों का वहाँ पर रन टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है। इसी प्रकार से अगर आपने ऑपरेटर को ओवरलोड किया है ना, लाइक आपने प्लस को ओवरलोड किया होगा, माइनस को ओवरलोड किया होगा, मल्टीप्लाई को ओवरलोड किया होगा, लेफ्ट शिफ्ट को ओवरलोड किया होगा, राइट शिफ्ट को ओवरलोड किया होगा, तो जो ये आपका होता है ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको आप रीड करिएगा। अगला आता है इसके बाद में डेटा इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन भी क्या है, ऊप्स की एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, अच्छा इन कैप्सूल, कैप्सूल कैसा होता है, तो आप बोलोगे ऐसा कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर क्या होती है, मेडिसिन होती है एंड यहाँ पर रैप लगा होता है। आप रैप को मुंह के अंदर रखते हो और पानी से निगल जाते हो, बट इसके अंदर क्या है क्या नहीं है ये आपको नहीं पता है। ठीक इसी प्रकार से इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि चीज़ों को हाइड करना। यूज़र को पता नहीं है कि जो ये काम है इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं और मेथड्स हैं उनको हाइड कर दिया जाता है। जो उनकी वर्किंग होती है उसको हाइड कर दिया जाता है। जो डेटा होता है उसको आपस में बाइंड करके हाइड कर दिया जाता है। ओनली यूजर उसको यूज करता है, उसको नहीं पता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग टुगेदर डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा विद इन अ सिंगल यूनिट। एक्ट्स लाइक प्रोटेक्टिव रैपर। ये क्या है, प्रोटेक्टिव रैपर है दैट प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सेस टू सम कंपोनेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप नहीं चाहते हो कि जो कुछ डेटाज हैं वो डायरेक्टली एक्सेस हों, तो ऐसे केस में आप उनको इनकैप्सुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये इनकैप्सुलेशन को अचीव करना है तो आप यहाँ पर जो एक्सेस मॉडिफायर हैं, जिनको हम लोग कई बार एक्सेस स्पेसिफायर के नाम से भी जानते हैं, उनको आप यूज़ करोगे। लाइक पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। इससे क्या होगा कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना,
जो भी मेथड्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होगी या फिर उनको कौन एक्सेस कर सकता है, ये आप डिफाइन कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कैसे क्या रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिफायर का यूज करना होता है। ठीक है, ये वही होता है। ठीक है, डेटा हाइडिंग वाला ही इनकैप्सुलेशन। इसके बाद में आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास है, क्लास ए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारे पास एक क्लास बी है। मुझे क्या करना है, क्लास ए की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको क्लास बी के अंदर यूज़ करना है, यानी कि इनहेरिट करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। जिसकी प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे उसको बोलते हैं पेरेंट क्लास, और जिसमें आप यूज करोगे उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। तो आप ये कह सकते हो क्लास ए क्या होगी, पेरेंट क्लास, क्लास बी क्या होगी, चाइल्ड क्लास। अगर हम लोग क्लास ए की प्रॉपर्टी को क्लास बी में यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों को कीवर्ड का यूज करना होता है, लाइक क्लास बी एक्सटेंड विद क्लास ए, है ना, इस टाइप से। तो इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, यानी कि एट्रीब्यूट और मेथड्स को एक क्लास से दूसरी क्लास में एक्वायर करने का जो कॉन्सेप्ट है उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इज अ रिलेशनशिप, जैसे कि अ डॉग इज अ एनिमल। क्या है, अ डॉग इज अ एनिमल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया एक क्लास जिसमें क्या है, एनिमल। ये क्लास का नाम क्या है, एनिमल। तो एनिमल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, कि भाई लाइक हमने एक अज्यूम कर रखा है कि एनिमल के 4 पैर होंगे, एक पूंछ होगी, है ना। ठीक, तो हमने क्या किया, बनाया क्लास। क्लास का नाम रखा हमने काऊ। तो जो काऊ है इसकी भी क्या होंगी, 4 टांगे होंगी, इसकी भी एक टिल होगी, पूंछ होगी। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ना इनको उठाकर यहाँ पर लिख देंगे कि काऊ डॉट पैर, है ना, सॉरी पैर, फुट, है ना। तो कहना इसी प्रकार से हमने बनाया क्लास लाइक बुफेलो। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास ए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना। इसका बेनिफिट क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है ना आपके पास है, तो आप चीज़ों को खुद से भी पढ़िए। इसके बाद में आता है कि जो इनहेरिटेंस होता है ये कितने प्रकार का होता है, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से मैचिंग पूछी जाती है। आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, कौन सा सपोर्ट नहीं करता है। तो एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें मान लीजिए क्लास ए की जो प्रॉपर्टी वो आपने क्लास बी में एक्सेस किया, क्लास बी की प्रॉपर्टी क्लास सी में एक्सेस किया, तो ये हो जाएगा मल्टी लेवल। बट मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, इसके बाद में एक क्लास है सी। जो एक क्लास सी है ये ए की प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर रहा है और बी की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस है। इसके बाद में आ रहा था हायरार्किकल एंड इसके बाद में हाइब्रिड, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर मल्टी लेवल। इसके बाद में आता है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि वो इन्फॉर्मेशन, यानी कि सही यूजर को सही इन्फॉर्मेशन जितनी शो होनी चाहिए उतनी शो करना। तो अब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल, कि जो भी रिलेवेंट डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, ओनली उसको शो करना, बाकी अनावश्यक चीज़ों को हाइड रखना, इसी को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। इससे क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस होगी और जो इसेंशियल फीचर्स होते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए उन पे फोकस हो पाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो ये आप लोगों का ऊप्स कॉन्सेप्ट है यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो पहला आ जाता है ऊप्स मॉडल, रियल वर्ल्ड एंटिटीज एज ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग डेटा एंड बिहेवियर। A class is a template that defines attribute and methods for creating object. An object is a instance of class that occupies memory. बिल्कुल सही है। आपसे बोलेगा ट्रू फॉल्स में, क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, यानी कि क्लास मेमोरी को कंज्यूम करती है, मेमोरी को कवर करती है। आंसर आएगा जी नहीं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं ओनली वही मेमोरी को कवर करते हैं, मेमोरी को उनकी आवश्यकता पड़ती है। अब्स्ट्रैक्शंस मीन्स होता है कि जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको शो करना, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को शो करना और अननेसेसरी डेटा को हाइड करना। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि डेटा और मेथड्स को बाइंड करके रखना और उसको एक सिंगल यूनिट में डिफाइन करना। इसके बाद में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि एक फंक्शन को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में।
नेक्स्ट आता है ओवरलोडिंग, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक टाइप है, जिसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है कि हम लोग मेथड को ओवरलोड करते हैं। इसके बाद में आ जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें हम लोग मेथड को ओवरराइड करते हैं। इनहेरिटेंस क्या करता है, तो हमें एक नई क्लास में एग्जिस्टिंग क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसका बिहेवियर है, उसको एक्वायर करने, इनहेरिट करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि आप कोड को रीयूज़ कर सकते हो, है ना। इसके बाद में आता है पब्लिक मेंबर, पब्लिक एक्सेस। अगर आपने किसी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर रखा है, तो ऐसे केस में उन एलिमेंट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट में क्या होगा कि आप ओनली उसी क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या करता है, तो जो भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की डिज़ाइन है, उसकी मॉड्यूलरिटी को सपोर्ट करता है, स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है, मेंटेबिलिटी को सपोर्ट करता है। अगर कोई लैंग्वेज ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, तो ऐसे केस में ऊप्स कॉन्सेप्ट के 4 मेन पिलर हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ये जरूर वहाँ पर यूज़ हो रहे होंगे। तो ये आप लोगों का था चैप्टर 1। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। आप लोग बोलते हो कि सर ये बताइए कि आप ओ लेवल की तरीके ए लेवल की क्लास प्रोवाइड क्यों नहीं करते हो। तो मेन दिक्कत ये है कि जो ए लेवल के लोग थोड़ा सा एडवांस समझते हैं अपने आप को, ठीक है, ना तो कोई सपोर्ट है, ना कुछ। तो ऐसे में क्या होता है, अंदर से इच्छा होती नहीं है कि मैं आप लोगों को भी क्लास प्रोवाइड करूं। वो तो आप लोगों की एक रिकमेंडेशन थी, जो हमारे पुराने छात्र थे, है ना, उनका रिकमेंडेशन था कि सर ए लेवल का भी कुछ प्रोवाइड करिए, तो मैंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। वरना मेरा ए लेवल में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ए लेवल के लोग काफ़ी एडवांस समझते हैं अपने आप को, सब नहीं, कुछ लोग, है ना। तो थोड़ा सा मन हट जाता है, क्यों। हमारा मतलब ये है कि काम वो करो जिसमें आपको खुशी मिले, है ना, या दिल से आपको काम करने की इच्छा हो, जो कि ए लेवल के छात्रों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, कुछ को छोड़कर, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम लोग अपने आप को समझते हैं मैं ए लेवल कर रहा हूँ तो मैं सहिंसा हूँ, है ना। तो ठीक है, वो अपना अपना इशू है, अपना अपना बिहेवियर होता है। जो मेरा काम है मैं करूँगा, जो आपका काम है वो करेंगे आप, है ना। सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ की ही बात कर रहा हूँ। तो जो मेरे दिल में होता है मैं बोल देता हूँ, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि मैं छिपा के रखूँ, जो मन में है बोल देना चाहिए। छोटी ज़िंदगी है, अपना अच्छे से एंजॉय करो। बेसिक ऑफ C++ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। पहला आता है फीचर ऑफ C++। तो C++ क्या है, एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे बिजराने स्टॉर्स्टप ने डेवलप किया था। अब आपको बता दें कि जो C++ है ये C लैंग्वेज का सक्सीजर है। पहले थी BCPL, जिसको हम शॉर्ट में कहते थे B लैंग्वेज। B लैंग्वेज के बाद में आई C लैंग्वेज, इसके बाद में C++, देन इसी का जो अपग्रेड वर्जन दैट इज कॉल्ड C#। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि C लैंग्वेज में नहीं थे बट C++ में है। जो C++ है ये प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें टोकन्स के बारे में कि टोकन क्या होता है, तो टोकन एक प्रकार की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है। जब भी आप लोग कोई प्रोग्राम लिखते हो तो वहाँ पर क्या क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर वहाँ पर कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं। तो इन सभी से मिलकर क्या बनता है, प्रोग्राम मिलता है। तो जो ये इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जिनको आप आगे ब्रेक नहीं कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड टोकन। तो जो टोकन होता है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी भी प्रोग्राम की, चाहे वो C का हो, C++ का हो, C# का हो। अगला आता है कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है, दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सभी में क्या होता है, या तो वो कंपाइल्ड होती है या तो इंटरप्रिटेटेड होती है। और अब सिंपल सी बात है, जब आप लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, उसको कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करेगा, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड का जो मतलब होता है वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर को पहले से पता होता है कि भैया अगर ये वर्ड आया तो इसका मतलब ये कि हमको ये करना है, अगर ये वर्ड आएगा तो हमें ये करना है ना, इस तरीके से ट्रीट करना है। तो जो वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका मतलब पहले से कंपाइलर को या फिर इंटरप्रेटर को पता है, उसी को बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है, और कीवर्ड को हम लोग कई बार रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कीवर्ड को आप किसी भी वेरिएबल की नेम की तरीके या फिर मेथड्स की नेम के तरीके यूज़ नहीं कर सकते हो। लाइक आपने सुना होगा इंटीजर, फ्लोट, क्लास, पब्लिक, प्राइवेट, रिटर्न, इफ, वाइल, ब्रेक, स्विच, ये सभी क्या हैं, कीवर्ड्स के एग्जाम्पल है। अगला आता है डेटा टाइप।
तो हर लैंग्वेज में डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट भी होता है। डेटा टाइप का मतलब ये है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है या फिर वेरिएबल क्रिएट किया है वो किस प्रकार की वैल्यू को कंटेन करेगा, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, उसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप होते हैं। जैसे हम बात करें प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में, तो इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार के प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। इसी के बाद में आता है डिराइव्ड, जिसको हम लोग कई बार नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। लाइक आपने सुना होगा एरेज के बारे में, है ना, पॉइंटर्स के बारे में, तो ये सभी क्या हैं, डिराइव्ड हैं। इसके बाद में आता है यूज़र डिफाइंड, तो ऐसे डेटा टाइप जिसको यूज़र ने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, लाइक स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, क्लास, ये सभी क्या हैं, यूज़र डिफाइंड या बोल सकते हो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, अगला आता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर का काम होता है कि ये डिसाइड करता है। ऑपरेटर क्या होता है, तो एक प्रकार का सिंबल होता है, एक प्रकार का चिन्ह होता है जो ये डिसाइड करता है कि जो भी ऑपरेंड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उन पे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। लाइक आपने यूज़ किया प्लस, तो प्लस का मतलब होता है ऐड करना। आपने यूज़ किया माइनस, तो इसका मतलब ये है कि उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए एस्ट्रिक का यूज़ करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और उनका अपना अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलस। इसके बाद में आता है रिलेशनल, इसमें आपका इक्वल्स टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल देन, लेस आर इक्वल देन। लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। असाइनमेंट की बात करें तो इक्वल, है ना, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल। तो इनको हम लोग कई बार शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट तो आपको पता ही है कि प्लस प्लस अगर किसी वेरिएबल के पहले लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, अगर बाद में लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। अगला आ जाता है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। तो आपने देखा होगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क होता है और कॉलन होता है। लाइक हमने कहा कि अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो आप प्रिंट कर दीजिए a, नहीं तो आप प्रिंट कर दीजिए b। ठीक, तो अगर ये कंडीशन सही होती है तो जो क्वेश्चन मार्क के बगल में लिखा होगा आपने वो आंसर में आता है, यानी कि वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ऐसे केस में जो भी आपने कॉलन के बगल में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद में आता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं ये बिट्स पे काम करते हैं। लाइक आपने यहाँ पर देखा बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सक्लूसिव और, वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। और इसमें काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, तो आपको बताते हैं कि कई बार ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, यानी कि पार्ट 1 में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बताता हूँ छोटा सा फॉर्मूला। पहले हम बात कर लेते हैं लेफ़्ट शिफ्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे राइट शिफ्ट के बारे में। सर ये बताइए कि हमें रहती है कन्फ्यूज़न कि कौन सा लेफ़्ट शिफ्ट है या फिर कौन सा राइट शिफ्ट है। तो ऐसे केस में देखिए ये होता है लेफ़्ट शिफ्ट, जिधर आपको एरो दिखाई दे वही शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो एरो किधर है, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट शिफ्ट। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट। जो लेफ्ट शिफ्ट होता है ना, इसका जो आंसर हमेशा आएगा वो बड़ा आएगा, और जो राइट शिफ्ट होगा इसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, छोटा आएगा। लाइक मैंने आपसे बोला कि भाई लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू 5, है ना, एंड आपको a लेफ्ट शिफ्ट 2 करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करिए, इसका फॉर्मूला है a इंटू 2 की पावर n। n क्या होता है, कितने बिट शिफ्ट करना, तो ये आप लोगों का हो जाएगा n। ठीक है, अगर वहीं आपसे बोलूं कि a राइट शिफ्ट ऑपरेटर 3, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि राइट शिफ्ट में क्या होगा, a डिवाइड बाई 2 की पावर n। n क्या है, कितने बिट शिफ्ट करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा a लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, अगर a की वैल्यू 5 है तो आप कुछ भी ना करिए, लंबी सी सांस लीजिए। a का मान कितना है, तो a का मान दिया गया है 5 इंटू 2 की पावर, कितने बिट शिफ्ट करना है, तो आंसर आएगा 2 बिट शिफ्ट करना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। तो 5 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 20 आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें राइट शिफ्ट के बारे में, मैंने आपसे बोला कि आप 2 ही बिट शिफ्ट करिए, तो इसमें आ जाएगा a का मान कितना है, 5 बटे 2 की पावर, कितने बिट शिफ्ट करना है, तो हमने कहा 2 बिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि 5 बटे 4, 4 एकम 4, तो आंसर क्या आएगा 1। तो आपको ये याद रखना है हमेशा
कि जो भी आपको दिया रहेगा, जो जिसकी बिट को शिफ्ट करना है, अगर उसमें लेफ्ट शिफ्ट दिया गया है तो जो आंसर है वो हमेशा इससे बड़ा आएगा। अगर राइट शिफ्ट करना है तो आंसर हमेशा इससे छोटा आएगा, यानी कि ए से छोटा आएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला आता है मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर का मतलब ये है कि जो आउटपुट है उसको फॉर्मेट करना। लाइक आप लोगों ने एंडल का यूज़ किया होगा, है ना, सेट डब्ल्यू का यूज़ किया होगा, सेट प्रिसीजन का यूज़ किया होगा कि भाई आपको पॉइंट के बाद में कितने नंबर तक की वैल्यू शो करनी है, तो ये आपको पता है। एंडल क्या करता है, नई लाइन को इंसर्ट करता है। इसके बाद में आता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। तो आपको पता है कि C++ में इनपुट के लिए हम लोग Cin का यूज़ करते हैं और प्रिंट करने के लिए Cout का यूज़ करते हैं। और जो ये दोनों ही मेथड्स हैं ये आप लोगों को IO स्ट्रीम यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इस हेडर फाइल में देखने को मिलते हैं। C++ में हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम लोग हैज़ इंक्लूड का यूज करते हैं, हैज़ इंक्लूड का, है ना, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें पहला आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें आपको पता है किसका काम क्या होता है, डिसीजन के आधार पे, कंडीशन के आधार पे डिसीजन लेना, है ना। तो इसमें आप लोग पढ़ोगे इफ़ के बारे में। इसमें क्या होता है, ओनली एक कंडीशन होती है, अगर कंडीशन सही है तभी आपको आउटपुट मिलेगा। इफ़ एल्स की बात करें तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है, बट अगर कंडीशन सही है तो भी आपको आउटपुट मिलेगा सही वाला। अगर कंडीशन गलत है तो जो भी आपने एल्स के अंदर लिखा होगा वो आपको मिलेगा आउटपुट के रूप में। अगर बात करें एल्स एफ लैडर के बारे में तो यहाँ पर क्या होगा, एक से अधिक कंडीशन होंगी, एक से अधिक कंडीशन होंगी और जो भी कंडीशन सही होगी तो उसी की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। अगर कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो जो भी आपने एल्स में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके बाद में आता है स्विच। स्विच को हम लोग कई बार मेन्यू स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके सामने कोई वैल्यू है बट उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कई सारे केस हैं। मान लीजिए आप किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, और तो सिंपल सी बात है आप अकेले हो बट आपके पास चॉइस है, या तो आप बर्गर खाओगे या पिज़्ज़ा खाओगे, मैगी खाओगे, पनीर मैगी, चीज़ मैगी, बटर मैगी, वेज मैगी, मिक्स वेज मैगी, कई सारे आपके पास ऑप्शन हैं। बट यहाँ पर इनमें से कोई आप एक ही खाओगे, भाई ज़्यादा भूख तो आपको लगी नहीं है तो ओनली आपको एक आइटम खाना है। तो ठीक इसी प्रकार से जब आपके पास कई सारे केस हों और आपको उनमें से किसी एक केस को पिक करना हो तो ऐसे केस में हम लोग स्विच का यूज करते हैं। लाइए मैं आप लोगों को इन सभी के दिखा देता हूँ सिंटेक्स, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कई बार कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, समझाइए। तो इफ़ का सिंटेक्स क्या होता है, पहले आएगा इफ़ कीवर्ड, यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन एंड इसकी बॉडी यहाँ से। अगर हम बात करें इफ़ एल्स के बारे में तो यहाँ पर ये तो सेम रहेगा बट यहाँ पर एल्स आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ इफ़ एल्स लैडर के बारे में तो यहाँ पर इफ़ रहेगा, फिर एल्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा एल्स इफ़। फिर यहाँ पर जितनी कंडीशंस हैं उतनी बार आपको यहाँ पर एल्स इफ़ लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। फिर लास्ट में आप लोग चाहें तो एल्स का यूज करिए, ठीक है। ऐसे होता है। स्विच में क्या होगा, स्विच में सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा स्विच कीवर्ड, इसके बाद में यहाँ पर एक्सप्रेशन एंड इसके बाद में केस पहला वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसकी बॉडी यहाँ पे ब्रेक, फिर केस 2 यहाँ पे इसका बॉडी ब्रेक। इसी प्रकार से लास्ट में आप लोग डिफ़ॉल्ट का भी यूज़ करते हो, ये आपका ऑप्शनल होता है, अगर आपकी इच्छा है तो आप यूज़ करिए, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हो। अगला आता है लूपिंग स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है भाई कि जब भी हमें किसी कोड को या ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने की नीड हो, इटरेट करने की नीड हो, रिपीट करने की नीड हो, तो ऐसे केस में हम लोग लूप का यूज करते हैं, इटरेशन का यूज करते हैं। C++ में आपको 3 प्रकार के लूप देखने को मिलेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो फॉर और वाइल लूप को हम लोग बोलते हैं टॉप टेस्टेड, ये बोल सकते हो एंट्री कंट्रोल्ड, ठीक, टॉप टेस्टेड या फिर एंट्री कंट्रोल्ड लूप। और डू वाइल को हम लोग बोलते हैं बॉटम टेस्टेड या बोल सकते हो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। फॉर लूप, वाइल लूप में क्या होगा, पहले कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर कंडीशन सही है तो ही इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। बट डू वाइल में ऐसा नहीं है, पहले इसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा,
उसके बाद में कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन सही होगी तो फिर से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, वरना वहीं से ब्रेक हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो डू वाइल लूप में अगर कंडीशन सही भी नहीं है तो भी यहाँ पर कम से कम एक बार लूप चलता है। तो आपसे बोलेगा कि जो डू वाइल लूप है वो कम से कम एक बार चलता है। आंसर आएगा जी हाँ, भले कंडीशन क्यों ना गलत हो, जबकि फॉर वाइल में ऐसा नहीं होता है। अगला आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है, बंच ऑफ कोड होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। एंड फंक्शन को आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, बस ओनली क्या करना है, ओनली फंक्शन का नाम लिखिए और इसको वो क्या हो जाएगा, उसका कोड कॉल हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको एक ही कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। इससे क्या होगा, कोड छोटा रहेगा। ठीक है, एंड इसके बाद में उसको मैनेज करना इजी हो जाएगा एंड उसको जब चाहो जहाँ चाहो यूज़ कर सकते हो। तो ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, इसमें क्या होगा, जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एंड उसी छोटे छोटे पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, कोड को मैनेज करना इजी हो जाता है। जो फंक्शन है ये वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है और रिटर्न नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आपने फंक्शन किस टाइप का बनाया है, उसमें आपने इसका यूज किया है या फिर नहीं। अगला आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। जो फंक्शन ओवरलोडिंग जिसमें क्या होगा कि फंक्शन का एक नाम रहेगा, यानी कि फंक्शन का नाम तो सेम रहेगा बट इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग रहेंगे। जो C++ है ये फंक्शन ओवरलोडिंग को भी सपोर्ट करता है। फ्रेंड फंक्शन, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेगा फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ में समझाइए। तो फ्रेंड फंक्शन का काम क्या होता है कि जब भी हमें क्लास के प्राइवेट मेंबर को या फिर प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने की नीड होती है तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन की सहायता लेते हैं। अगर वो मेंबर क्लास का नहीं है तो अ फंक्शन डिक्लेयर्ड विद फ्रेंड कीवर्ड इनसाइड अ क्लास। तो क्लास के अंदर क्या करना होगा, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, मुझे उन्हें एक्सेस करना है बट वो प्राइवेट हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस क्लास के अंदर जो भी आप फंक्शन क्रिएट करने वाले हो इसकी दोस्ती, इसका जो डिफाइन है, जो इसकी हेडिंग है, जो इसका सिग्नेचर है वो आपको क्लास के अंदर डिफाइन करना होगा। तो वो समझ जाएगा भैया जो ये फंक्शन है ना ये हमारा फ्रेंड है, क्योंकि जो इसका सिग्नेचर है, जो ये फंक्शन का हेडर है वो आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो ऐसे केस में जब आप लोग इस फंक्शन के अंदर इन चीज़ों को एक्सेस कर रहे होगे तो ये अलाउ कर देगा, क्योंकि पहले से आपने अपने बारे में यहाँ पर बता रखा है, आप इस क्लास के दोस्त बन गए हो। It can access private and protected members of the class. It is not a member of the class. ये क्लास का मेंबर नहीं, बस ओनली आपने यहाँ पर बता दिया है भैया मैं इस नाम का फंक्शन हूँ, आप हमको जान लो, जब भी हमको चाहिए होगा तो मैं आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेने के लिए आऊँगा। अगला आता है क्लास। तो क्लास क्या है, एक प्रकार की यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। इसमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं। डेटा मेंबर को हम लोग वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को हम लोग मेथड के नाम से जानते हैं। आपको रिकमेंड किया जाता है कि जो क्लास का नाम रखिए उसका जो क्लास का नाम है पहला वाला कैरेक्टर वो बड़ा रखिएगा हमेशा कैपिटल लेटर में। ठीक, लाइक आपने क्लास क्रिएट किया, क्लास का नाम आ जाएगा एंड इसके बाद में जो भी आप लोगों को मेंबर्स बनाने हैं वो किस टाइप के रहेंगे, प्राइवेट, पब्लिक या फिर, तो वो आप लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अगला आता है इसके बाद में दैट इज़ कंस्ट्रक्टर। इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर होता है ना ये एक प्रकार का फंक्शन ही होता है। अगर मैं बात करूं कि फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में अंतर क्या है तो आंसर आएगा कि फंक्शन, मान लीजिए आपने कोई क्रिएट किया, फंक्शन का नाम है फॉर एग्जांपल ऐड, तो जो इसका कोड है ना ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे। बट कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, जैसे ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। नॉर्मली जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है ना वो क्लास का नाम ही होता है। जो भी आपने नाम क्लास का लिया होगा वही आप लोगों को कंस्ट्रक्टर में लिखना होता है। तो जैसे ही आप लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा और जो भी उसके ऑब्जेक्ट होंगे उसको मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो जो कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है वो यही होता है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी का अरेंजमेंट करवाना, है ना। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक प्रकार का स्पेशल मेंबर फंक्शन है। जो भी आप लोगों की क्लास का नाम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम रहता है, जबकि फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। फंक्शन का आप कुछ भी नाम रख सकते हो बट कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता है।
ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब भी आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, है ना, उसको इनिशियलाइज करना। अगला आता है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर भी क्या होता है कि जो भी आपके क्लास का नाम है वही नाम डिस्ट्रक्टर का भी रहेगा। डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर ने जिन भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की थी उस मेमोरी को फ्री करने के लिए, रिलीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, रिसोर्सेस को फ्री करना, मेमोरी को फ्री करना। अगला कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अगला आता है पॉइंटर। ये पॉइंटर क्या होता है, तो पॉइंटर एक प्रकार का स्पेशल वेरिएबल होता है। भाई अगर मैंने आपसे बोला कि एक वेरिएबल है लाइक इंटीजर ए, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा। यानी कि जो वेरिएबल होता है ये वैल्यू को या फिर एक्सप्रेशन को कंटेन करता है। लाइक आपने लिखा इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 + 2 - 4 × 7, तो ये क्या एक्सप्रेशन है। तो जो वेरिएबल होता है ये वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन को होल्ड करता है, कंटेन करता है। बट जो पॉइंटर है ये वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, नहीं समझे। पॉइंटर जो होता है ये वैल्यू को होल्ड नहीं करता है, ये एड्रेस को होल्ड करता है। लाइक हमने कहा कि मेरे पास एक वेरिएबल ए है, इसमें वैल्यू है 7, तो सिंपल सी बात है जो ये 7 है मेमोरी में जहाँ पर स्टोर किया गया है इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स इसका एड्रेस है 1080, ठीक। हमने क्या क्या बनाया, एक वेरिएबल बी, बट जो बी है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है बल्कि पॉइंटर वेरिएबल है। क्या है, एक प्रकार का पॉइंटर वेरिएबल है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो ये बी है हमने कहा कि भैया जो ये पॉइंटर बी है इसमें हमने कहा एड्रेस ऑफ ए, तो जो ए का एड्रेस है दैट इज 1080 वो यहाँ पर आएगा। तो आप देखोगे जो ए है ये वैल्यू को होल्ड कर रहा है, लेकिन जो बी है चूंकि एक प्रकार का पॉइंटर वेरिएबल था तो ये क्या करेगा, ये ए के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। तो वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल इज नॉन एज पॉइंटर। इसका यूज होता है जब भी हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करनी हो एरे के लिए, या फिर फंक्शन को कॉल करना हो, फंक्शन में मल्टीपल वैल्यू को पास करनी हो, है ना, तो ऐसे केस में लोग पॉइंटर का यूज़ करते हैं। अगला आता है कि मैं यहाँ पर आपको दे दिया हूँ सॉर्ट टेबल। एक तरफ कॉन्सेप्ट है और एक तरफ उसका मीनिंग है। क्लास क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट की टेम्पलेट होती है या फिर ब्लूप्रिंट होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो क्लास का इंस्टेंस होता है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके जो रिसोर्सेस है, मेमोरी है, उसको फ्री करना। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि फंक्शन का नाम तो सेम है बट जो इसके पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग डेटा टाइप के हैं, अलग अलग हैं। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, इसमें क्या होगा, जब हम सेम ऑपरेटर को, है ना, अपने अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट करें, है ना, उसको यूज करें, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, या कह सकते हो ऑपरेटर ओवरराइडिंग। हालांकि हल्का सा मेजर डिफरेंस होता है। अगला आता है इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा कि जो भी दूसरी क्लासेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके एट्रीब्यूट्स को, उनके मेथड्स को यूज़ करना। पॉइंटर्स का काम क्या है कि जो भी मेमोरी एड्रेस होता है उसको स्टोर करना। अब हम बात कर लेते हैं वन लाइनर के बारे में। तो C++ को बजराने स्टॉर्टस्ट्रप ने डेवलप किया था। दरअसल क्या है, रात के बज रहे हैं 2, है ना, तो बीच बीच में जवान लड़खड़ा रही है तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। चूँकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करूँगा, टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट हमने सोचा कि आज क्लास लेना है, मतलब लेना है, तो मैं क्लास को रात में शूट कर रहा हूँ। तो हल्का सा जवान इधर उधर हो सकती है, उसको मैनेज करिएगा। टोकन्स सबसे छोटे यूनिट होते हैं किसी भी प्रोग्राम के। कीवर्ड्स आपको पता है, डेटा टाइप पता ही है, ऑपरेटर पता ही है। सीन का काम होता है कंसोल से इनपुट लेना। सी आउट का काम होता है कंसोल पे आउटपुट को शो कराना। ये बातें आप लोगों को अच्छे से पता है, इनको आप पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला आता है चैप्टर नंबर 3, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
लिखे गए फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। जस्ट अ मिनट में पानी पीकर आता हूँ, है ना। तो जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, बनाते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। भैया जो ये प्रॉब्लम है, जो ये प्रोग्राम है, इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, पहली स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, एंड इसके बाद में जो डिज़ायर्ड आउटपुट है उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे। अब यहाँ पर कुछ बोल सकते हो इसके कुछ मतलब जब भी आप एल्गोरिदम क्रिएट करें तो वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, या हम यूँ कहें कुछ फीचर्स होते हैं जिन पे आपको फोकस करना होता है। पहली बात ये है कि जब भी आप कोई एल्गोरिदम लिखिए तो वो करेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास प्रॉब्लम थी उसके अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट आना चाहिए था वही आउटपुट आवे, यानी कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, डिज़ायर्ड रिजल्ट है, वही आना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आप एल्गोरिदम लिख रहे हो समस्या को सॉल्व करने के लिए, वो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो और वो मेमोरी भी कम से कम ऑक्यूपाई करे, कंज्यूम करे। साथ ही साथ उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना इजी हो और इम्प्लीमेंट करना भी इजी हो। अगला टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर, जो कि आप लोगों को पढ़ना है, इसका मेन उद्देश्य ही है। तो डेटा स्ट्रक्चर है क्या? तो एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, एक प्रकार का वे है, एक प्रकार का मॉडल है जो ये बताता है कि भाई आप डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, डेटा को कैसे स्टोर करोगे, डेटा को कैसे रिट्रीव करोगे, डेटा को कैसे मैनिपुलेट करोगे। लाइक जो भी आपके ऑपरेशंस हैं, डेटा को सर्च करने का, डेटा को इंसर्ट करने का, डेटा को डिलीट करने का, अपडेट करने का, उसको आप प्रॉपर तरीके से इफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएं। ठीक है। तो अब बात ये आती है कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, कौन सा डेटा टाइप इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गूगल मैप का आपने यूज़ किया होगा, तो गूगल मैप को क्रिएट करने के लिए क्या हुआ है, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। ठीक है। अब बात ये आती है कि हम लोग यहाँ पर एल्गोरिदम को कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमारे पास एक प्रोग्राम है, बट इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे एल्गोरिदम हैं। अब बात ये आती है कि भैया किस एल्गोरिदम को लिया जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ऐसा एल्गोरिदम जो कि कम टाइम ले और कम मेमोरी को कंज्यूम करे, साथ ही साथ जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही हो, है ना। ये चेक करना पड़ेगा आपको कौन सा ज़्यादा टाइम लेगा, कौन सा कम टाइम लेगा, कौन मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, कौन कम करेगा, किसको इम्प्लीमेंट करना, किसको मेंटेन करना इजी है। और अगर मान लीजिए स्केलेबिलिटी का इशू होता है तो हम किस में स्केल कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो है टाइम और स्पेस, यानी कि टाइम एंड मेमोरी। ऐसा एल्गोरिदम जो कम टाइम में कंपाइल हो जाए और कम मेमोरी ऑक्यूपाई करे। अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक आता है स्पेस, दूसरा आता है टाइम। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्या करती है, ये एल्गोरिदम ने कितना टाइम लिया है एग्जीक्यूट होने में उसको चेक करता है। जबकि इसके बाद में आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये बताता है कि भैया जो एल्गोरिदम है अगर इसमें इतना इनपुट है तो ये कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो ये क्या करता है, ये अमाउंट ऑफ मेमोरी को कैलकुलेट करता है और इसको हम लोग बिग ओ नोटेशन, ठीक, बिग ओ नोटेशन से डिनोट करते हैं। जबकि टाइम को हम लोग नॉर्मली एन से डिनोट करते हैं। आपसे पूछता भी एमसीक्यू में, लाइक आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए कि जो सर्चिंग होती है इसका बेस्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो आप ये कह सकते हो ऑर्डर ऑफ 1। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि जो आप एलिमेंट सर्च करना चाहते थे वो आपको सबसे पहले ही मिल जाए। तो ये इसका क्या हो सकता है, बेस्ट केस हो सकता है। बट वर्स्ट केस क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे कि हो सकता है कि जो एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में हो। तो ऑर्डर ऑफ n, यानी कि आपको यहाँ पर पूरा जो डेटा का पैक है ना, उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है कैलकुलेशन ऑफ ओ नोटेशन। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, इसको आप छोड़िए। एंड यहाँ पे आप देखिए
कि कांस्टेंट टाइम है तो इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 से डिनोट करते हैं। अगर लॉगरिथमेटिक टाइम है तो ओ लॉग n से डिनोट करते हैं। अगर लीनियर टाइम है तो ऑर्डर ऑफ n, क्वाड्रेटिक टाइम है तो ओ एन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्यूबिक टाइम को ऑर्डर ऑफ n क्यूब, एक्सपोनेंशियल को o टू की पावर n। ठीक है, अब आता है एडीटी। एडीटी क्या होता है? तो एन एडीटी डिफाइंस अ डेटा टाइप प्योरली इन टर्म्स ऑफ इट्स बिहेवियर विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। समझ गए? अगर हम बात करें इसके की पॉइंट के बारे में तो ये क्या करता है कि भैया क्या टास्क या फिर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस पर फोकस करता है। साथ ही साथ उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको हाइड करता है। और ये अब्स्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने का काम करता है, इसका फोकस होता है। इसके बाद में आता है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब क्या है कि किसी एलिमेंट को एग्जिस्टिंग डेटा सेट में फाइंड करना, उसको बोलते हैं सर्चिंग। तो सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वेदर अ पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ डेटा सेट एंड इफ यस फाइंडिंग इट्स पोजीशन। कि भैया हमें कोई एलिमेंट किसी डेटा सेट में सर्च करना है, अगर वो एलिमेंट उस डेटा सेट में मौजूद है तो कहाँ पर मौजूद है, उसकी क्या पोजीशन है, क्या इंडेक्सिंग है, उसको फाइंड आउट करना है ना। अगर हम बात करें सर्चिंग के बारे में तो सर्चिंग दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लीनियर सर्चिंग, एक होती है बाइनरी सर्चिंग। इसको हम लोग कई बार सीक्वेंशियल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा कि वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है, वैल्यू को चेक किया जाता है एक एक करके। ठीक है, अगर हम बात करें लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो बेस्ट केस हो सकता है कि जो एलिमेंट है तो डेटा सेट का जो पहला एलिमेंट है उसी में आपको मिल जाए। एवरेज या फिर रेस्ट केस हो सकता है ऑर्डर ऑफ n की जो एलिमेंट है वो आपको सबसे लास्ट में मिले। नहीं समझे भाई? मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा सेट है, इसमें कुछ आइटम्स हैं लाइक 5, 7, 8, 10, 11, 12। मैंने कहा कि आप 5 को सर्च करिए, तो जो एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हो अगर ये सबसे पहले ही आपको मिल जाए तो इसमें आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस्ट केस। बेस्ट केस मीन्स कि जो एलिमेंट है ये सबसे पहले मौजूद है। बेकार केस क्या हो सकता है कि जो एलिमेंट है ये सबसे लास्ट में मौजूद है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि एक प्रकार का रेस्ट केस है। एवरेज केस क्या हो सकता है कि जो एलिमेंट है ये बीच में मौजूद है ना, तो ये है। अगला आता है बाइनरी सर्च। इसमें क्या होगा कि जो ये बाइनरी सर्च है ना, सबसे पहले जो डेटा सेट होंगे उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने के बाद ये बीच के पॉइंट को उठाएगा, बीच वाले एलिमेंट को, देन चेक करेगा कि जो आप एलिमेंट सर्च करना चाहते हो वो बीच वाले एलिमेंट से छोटा है या फिर बड़ा है। अगर छोटा है तो वो लेफ्ट साइड में जाएगा और उसका बीच वाला पॉइंट उठाएगा। अगर एलिमेंट बड़ा है तो वो राइट साइड में जाएगा और बीच के पॉइंट को उठाएगा। ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। बेस्ट केस हो सकता है कि वो एलिमेंट आपको डायरेक्ट पहली बार में ही मिल जाए। रेस्ट केस क्या हो सकता है कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़े, ट्रेवर्स करना पड़े। अगला आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग मतलब होता है कि जो भी हमारे पास डेटा हैं उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करना। जो ये ऑर्डर है ये आपका असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर सॉर्ट करने के लिए आपके पास कई सारी टेक्निक्स हैं, कई सारे एल्गोरिथम्स हैं, लाइक बबल सॉर्ट। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो एलिमेंट हैं उनको कंपेयर किया जाता है, एडजेंसी एलिमेंट को, एंड उसको स्वैप किया जाता है। यहाँ पर बेस्ट केस क्या होगा? ऑर्डर ऑफ n, कि भैया वो पहले से ही सॉर्ट है। और एवरेज या फिर रेस्ट केस क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसके बाद में आता है सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें क्या होगा? फाइंड द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट। इसमें क्या होगा? जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है या छोटा एलिमेंट है, उसको पहले एलिमेंट के साथ में सॉर्ट किया जाएगा, स्वैप किया जाएगा। और ये क्या होगा? जो ये सिलसिला है ये जारी रहेगा जब तक कि जो लिस्ट है वो सॉर्ट ना हो जाए। यहाँ पर बेस्ट केस में, एवरेज केस में, रेस्ट केस में, वर्स्ट केस में, इन तीनों में ही क्या रहेगा?
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसके बाद में इंसर्शन सॉर्ट भी आता है, क्विक सॉर्ट आता है ना, मर्ज सॉर्ट आता है। एंड आपसे पूछता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम कौन सा है, तो आंसर आएगा मर्ज सॉर्ट। क्या है, पहले क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद उसको मर्ज करता है। ठीक है, क्या करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम कौन सा है, मर्ज सॉर्ट है। अब आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से MCQ पूछा जाता है। आपसे बोलेगा कि बबल सॉर्ट की बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आंसर आएगा ऑर्डर ऑफ n, या फिर आपसे मैचिंग में भी पूछ लेता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आता है एरेज। तो एरेज क्या है, एक प्रकार का डेटा टाइप है, एक प्रकार का लीनियर डेटा टाइप है ना। मैंने आपसे बताना भूल गया हूँ कि जो डेटा स्ट्रक्चर ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर में क्या होगा, जो डेटाज हैं वो कंटिन्यूअस स्टोर होंगे, एक लाइन में स्टोर होंगे, एक लाइन में लिंक रहेंगे, जबकि नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं ये कंटीजियस मेमोरी में स्टोर रहते हैं, यानी कि ये आपकी मेमोरी है, तो जो इसके एलिमेंट हैं ये एक सीक्वेंस में स्टोर होंगे। कहाँ पर, एक सीक्वेंस में स्टोर होंगे। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट यहाँ पर है फिर एक एलिमेंट यहाँ पर है, ऐसा नहीं है, एक सीक्वेंस में स्टोर होंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर द सेम डेटा टाइप। इसका डिसएडवांटेज यही है कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो सभी एक ही शक्ल के होंगे, एक ही खानदान से होंगे, एक ही डेटा टाइप के होंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि यहाँ पर कुछ वैल्यू इंटीजर हैं, कुछ फ्लोट हैं, कुछ कैरेक्टर हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कैरेक्टर टाइप की है तो पूरा जो एरे है उसमें सारी की सारी वैल्यू कैरेक्टर टाइप की ही रहेंगी। एरे आप लोगों के कई प्रकार के होते हैं, लाइक 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे एंड इसके बाद में MD एरे, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे यानी कि 1D एरे में क्या होगा कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं ये लीनियर लिस्ट में रहेंगे। लाइक हमने लिखा A इज इक्वल टू, ये कहलाएगा 1D एरे, बट यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो ये कहलाएगा 2D एरे, है ना। मल्टी में क्या होगा कि यहाँ पर डायमेंशन आप लोगों के 2 या फिर 2 से ज़्यादा रहेंगे। तो एरे में क्या मिलता है आप लोगों को, एरे में आपका होता है 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, MD एरे। बट बात करें लिंक लिस्ट के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड इसके बाद में हेडर लिंक लिस्ट। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों के इस टाइप से टाइप होते हैं। हाँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और पूरी संभावना है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन छपने को देखने को मिलेगा। आपसे बोल देगा कि ये बताइए कि कोई हमारे पास, है ना, कोई हमारे पास एरे है जिसका नाम ARR है, इसका साइज है मान लीजिए 50,100 एंड जो इसका बेस एड्रेस है वो है फॉर एग्जांपल 1002, ठीक। एंड जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट का वेट है, जो एलिमेंट का साइज है वो है मान लीजिए 4 बाइट का। तो बताइए कि एरे का जो 20 रो और 35वें कॉलम पे एलिमेंट होगा उसका एड्रेस क्या होगा अगर इन आइटम्स को रो वाइज, रो मेजर में ऑर्डर किया गया है। तो इसके फॉर्मूलाज होते हैं, रो मेजर भी होता है और कॉलम मेजर भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है समझिए, इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि आपको पता है कि जो एरे है उसका कंप्लीट साइज क्या है, बेस एड्रेस क्या है, प्रत्येक एलिमेंट का वेट क्या यानी कितने साइज ऑक्यूपाई कर रहा है, और मुझे पर्टिकुलर किसी इंडेक्सिंग का एड्रेस निकालना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है रो मेजर या फिर कॉलम मेजर। तो आपसे बोलेगा कि रो मेजर में आइटम्स हैं या फिर कॉलम मेजर में है। फॉर्मूला क्या होता है, एड्रेस इसका AIJ, जिस भी एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, जिस भी इंडेक्सिंग का, तो पहले आएगा BA, फिर प्लस I क्या होता है रो, एंड इसके बाद में N का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ कॉलम
जब भी आप लोग यहाँ पर रो मेजरमेंट निकालोगे तो यहाँ पर आपका कॉलम आएगा, जब आप लोग कॉलम को निकालोगे तो यहाँ पर आपका जो आएगा टोटल उसमें कितनी रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद में j क्या हो जाएगा, तो जिस भी इंडेक्सिंग का निकालना है उसका कॉलम नंबर। एंड इसके बाद में साइज क्या है एलिमेंट का वेट क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेस एड्रेस का मतलब ये है कि एक्चुअल में जो 00 जो पहला वाला इंडेक्सिंग है उसका बेस एड्रेस क्या है। n का मतलब ये है कि कॉलम में कितने नंबर्स हैं, और साइज ऑफ एलिमेंट का मतलब ये है कि एलिमेंट का वेट क्या है ना। तो आप इस चीज़ को, मैंने आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कर रखा है अलग से, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रो मेजर ऑर्डर में या फिर कॉलम मेजर ऑर्डर में किसी एरे के आइटम का एड्रेस कैलकुलेट करना। अब एरे पे हम लोग कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं, तो एक तो हो जाता है ट्रेवर्स करना। ट्रेवर्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास डेटा सेट है, जो हमारे पास एरे है, उसके प्रत्येक आइटम को टच करना, प्रत्येक एलिमेंट को विजिट करना। इंसर्टिंग का मतलब ये है कि हम अपने एरे में क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। और एरे में आइटम को ऐड करना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है कई बार। मान लीजिए हमारे पास एरे है, इसमें वैल्यूज़ हैं लाइक 5, 8, 10, 11, 12। मैंने आपसे बोला कि भाई आप एक काम करिए कि जहाँ पे 10 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए 9। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, पहले 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा। यानी कि 12 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, 11 को यहाँ पर, 10 को यहाँ पर, तब यहाँ स्पेस होगा, तब यहाँ पर 9 को एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पर इंसर्ट करना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर आप लोगों को इंसर्ट करना है तो क्या होगा, राइट में जो एलिमेंट है उनकी राइट शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। वहीं अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है, लाइक मैंने आपसे बोला कि आप 8 को डिलीट करिए, तो डिलीट करने पर क्या होगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो डिलीट करने पर क्या होता है, शिफ्टिंग लेफ्ट में होती है। सर्चिंग का मतलब तो पता ही है आपको, किसी वैल्यू को डेटा सेट में फाइंड करना। अपडेट का मतलब है वैल्यू को चेंज करना, मॉडिफाई करना। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि एलिमेंट को ऑर्डर में अरेंज करना। इसके बाद में आता है लिंक लिस्ट, और आपके एग्जाम के लिए एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंस आप लोगों को बता देता हूँ। लाइक ये आपका एरे हो गया, ये लिंक लिस्ट हो गया। एरे में क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों का सेम डेटा टाइप की वैल्यू होगी, ठीक। एंड यहाँ पर जो आइटम्स होंगे उनको कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट की जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम बात करें तो जो एरे होता है इसका जो साइज है वो फिक्स होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसका साइज फिक्स नहीं होता है। आप इसको रन टाइम में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितने भी आपको आइटम रखने हैं उतने रख सकते हो। एरे की बात करें तो ये फास्ट होता है, ये थोड़ा सा स्लो है कंपेयर टू लिंक लिस्ट। एरे में क्या होता है, मेमोरी का वेस्टेज होता है, लिंक लिस्ट में मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। इसके बाद में यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये एरे आपके 1D एरे होता है, 2D एरे होता है, 3D होता है, MD होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगली लिंक लिस्ट होती है, डबली लिंक लिस्ट होती है और सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। अगर हम बात करें लिंक लिस्ट के बारे में तो आप ये कह सकते हो जो लिंक लिस्ट है ये भी एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना। क्या है, एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा कि जो नोड होगी, इसमें क्या होंगी, नोड होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ नोड के बारे में, इसको इतना पढ़ लिया आपने, ठीक। लाइक हमारे पास आइटम है, ठीक, A, B, C, D। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर 2 पार्ट होंगे, एक होगा डेटा पार्ट और एक होगा लिंक पार्ट। इसको आप बोलोगे डेटा पार्ट, इसको आप बोलोगे लिंक पार्ट, या कई बार इसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट के नाम से भी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर भी 2 पार्ट होंगे, यहाँ पर भी 2 पार्ट होंगे और यहाँ पर भी 2 पार्ट होंगे। जो ये आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं नोड। और जो ये पहला वाला है ना, इसको आप बोलोगे हेड, ठीक। अब इसमें क्या होगा,
जो ये सेकंड नोड है इसका रेफरेंस होगा, इस वाले में इसका रेफरेंस होगा, इस वाले में इसका रेफरेंस होगा, और जो लास्ट का रहेगा ना इसमें रहेगा नल। इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा नल। तो जो ये आपके सामने दिखाई दे रही है लिस्ट, इसको बोलेंगे सिंगली लिंक लिस्ट। इसमें क्या होगा? ईच नोड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। इसमें प्रत्येक जो नोड होगी वो अगली नोड को डिनोट करेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, इसमें एक पार्ट में तो ए है, वैल्यू है, बट जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर क्या होगा? दूसरे वाली नोड का एड्रेस होगा, जो क्या करेगा? इस वाले को पॉइंट करेगा, इसमें इसको पॉइंट करेगा, ये वाला इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, द लास्ट नोड पॉइंट टू नल। अगर हम बात करें बेसिक ऑपरेशंस के बारे में, तो आप यहाँ पर लिंक लिस्ट के आइटम को टच करते हुए जा रहे हो। इंसर्ट करना, लाइक शुरुआत में इंसर्ट करना, एंड में इंसर्ट करना, या मिडल में इंसर्ट करना, नोड को डिलीट करना, एलिमेंट को सर्च करना, नोड को काउंट करना, है ना, नंबर्स को रिवर्स करना, नोड्स को प्रिंट करना, ये सारे टास्क आप लोगों के यहाँ पर लिंक लिस्ट में होते हैं। अगला जो आप लोगों के पास है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसके नाम से समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप लोगों का सर्कुलर होगा। क्या होगा? एक प्रकार का सर्कुलर होगा। क्या होगा? एक प्रकार का सर्कुलर होगा। उसमें क्या हो रहा था कि जो लास्ट का एलिमेंट है वहीं से चीज़ें खत्म हो जा रही थी वो नल को पॉइंट कर रहा था, यानी कि लास्ट की नोड में क्या हो रहा था? नल स्टोर किया जा रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो लास्ट नोड है वो नल को स्टोर ना करके पहले वाले को रेफरेंस करेगी, पहले वाले को पॉइंट करेगी, और इस प्रकार से क्या होगा? यहाँ पर बन जाएगा सर्कल। लाइक हमारे अच्छा, इसमें एक बात और है कि यहाँ पर चीज़ें दो होती हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर डेटा है, तो एक एड्रेस यहाँ पर होगा और एक एड्रेस यहाँ पर होगा। क्या होगा? एक एड्रेस यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे आइएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? इस वाले का एड्रेस होगा। ये आपका डेटा है, ये डेटा है। एंड जो ये वाला है इसमें क्या होगा? इस वाले का एड्रेस होगा, ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है? इस प्रकार से यहाँ पर रहता है। और ये क्या करेगा? ये प्रीवियस को करेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा ना? यहाँ पर क्या होगा ना? यहाँ पर चीज़ें बन जाती हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक प्रकार का जो सर्कुलर शेप बन जा रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। और इसमें भी हम लोग वही टास्क परफॉर्म करेंगे जो कि आप लोगों का वहाँ पर था, लाइक लिस्ट को ट्रेवर्स करना, नोट को डिलीट करना, अपडेट करना, सारा कुछ। इसके बाद में आता है डबली लिंक लिस्ट। क्या आ जाता है? डबली लिंक लिस्ट। इसमें क्या होगा? इसमें भी आप लोगों के दो एड्रेस होंगे। लाइक हमारे पास इस टाइप से है, ये हमारा फॉर एग्जांपल डेटा ए है या नोड ए है, इसके बाद में नोड बी है, एंड इसके बाद में नोड सी है, एंड इसके बाद में फॉर एग्जांपल नोड डी है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट का एड्रेस होगा और इसमें प्रीवियस का एड्रेस होगा। इसमें नेक्स्ट का एड्रेस होगा, इसमें प्रीवियस का एड्रेस होगा। इसमें नेक्स्ट का एड्रेस होगा, इसमें प्रीवियस का एड्रेस होगा। एंड लास्ट में क्या रहेगा? यहाँ पर आप लोगों का नल हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा? नल रहेगा। ये कहलाएगा आप लोगों का हेड। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डबली लिंक लिस्ट। इसमें क्या होगा? प्रत्येक नोड में डेटा होगा और अगली नोड का एड्रेस होगा, अगली नोड का पॉइंटर होगा और प्रीवियस नोड का पॉइंटर होगा। इसको आप फॉरवर्ड में भी ट्रेवर्स कर सकते हो और बैकवर्ड में भी ट्रेवर्स कर सकते हो। ये सारे ऑपरेशन आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। बात करें एक लाइन वाले पॉइंट्स के बारे में, तो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। सिंगल डायमेंशनल एरे, 1D एरे store data in linear form, while MD array uses multiple indices. In row measure order, elements of 2D array are stored row by row in memory. The address of an element in a 2D array can be calculated using its base address, row, कॉलम एंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट। और ध्यान दीजिएगा, जो एरे का इंडेक्सिंग है वो हमेशा 0 से शुरू होता है, ये भी आप याद रखिए। कॉमन ऑपरेशन लाइक सर्चिंग, अपडेटिंग, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग, ट्रेवर्सिंग, डिलीटिंग,
ये सारे ऑपरेशन आप एरे पे परफॉर्म करते हो। लिंक लिस्ट भी एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर एलिमेंट यानी कि जो नोड होता है, यहाँ पर हम लोग एरे में क्या होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट या बोलते हैं आइटम, बट लिंक लिस्ट में आइटम या एलिमेंट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं नोड। नोड क्या करती है, अगली नोड को पॉइंट करती है और नोड में डेटा भी रहता है। सिंगल लिस्ट में एक डेटा होगा और अगले नोड का पॉइंटर होगा। डबली में क्या होगा, डेटा होगा, उस नोड के पहले और बाद वाले नोड का पॉइंटर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर करते हो। एरे में क्या होता है कि साइज फिक्स होता है और आप एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। इसका साइज डायनेमिक होता है और इसमें जो एलिमेंट हैं उनको आपको सीक्वेंस में ही एक्सेस करना पड़ता है। चैप्टर 6 आता है स्टैक एंड की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके एग्ज़ाम में प्रोग्राम्स आएंगे वो लिंक लिस्ट, स्टैक, ग्राफ इनसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एंड ग्राफ एंड ट्री में क्या डिफरेंस, इसको पढ़ लीजिएगा। बीएफएस और डीएफएस में क्या अंतर है पढ़ लीजिएगा। एरे और लिंक लिस्ट में क्या अंतर है पढ़ लीजिएगा। एरे के क्या एडवांटेजेस हैं, लिंक लिस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ओप्स के कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करें स्टैक के बारे में, तो स्टैक क्या है, एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्वी भी क्या है, एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक में क्या होगा, जो स्टैक है ये लीफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, और जो चीज़ें हैं ना कि स्टैक कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है ये आपको पार्ट 1 में देखने को मिलता है। जो स्टैक होता है ये लीफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जबकि जो क्वी है ये फीफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। लाइक हमारे पास कोई बुक्स हैं, लाइक हमारे पास बुक्स हैं, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक। हमें इस बुक को निकालना है, तो सिंपल सी बात है, जो बुक आपने लास्ट में रखी थी पहले उसको आप यहाँ से हटाओगे, फिर इस वाली को यहाँ से हटाओगे, देन इसको आप यहाँ पर उठा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट लास्ट में है, जो एलिमेंट लास्ट में है वो पहले बाहर आएगा, और जो सबसे लास्ट में है वो सबसे बाद में आएगा। तो आपको पता चल चुका है कि स्टैक कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ पे 7 है, इसके बाद में 8 है, यहाँ पे 10 है, इसके बाद में 12 है। तो 12 सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, बट ये पहले निकलेगा। तो जो लास्ट में इन हुआ है वो पहले आउट होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। द स्टैक क्या क्या करता है, पुश करता है। पुश का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को ऐड करना। और जब भी आप पुश फंक्शन को स्टैक में इंप्लीमेंट करते हो तो जो एलिमेंट होता है वो हमेशा टॉप पे इंसर्ट होता है। पॉप का मतलब क्या है, आइटम को रिमूव करना। तो आइटम को रिमूव जब भी आप करोगे तो जो सबसे लास्ट में आइटम है पहले वही रिमूव होगा। फिर आता है पीक और टॉप। तो ये क्या करेगा, रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। ये आपको पहला एलिमेंट उठाकर दे देगा, टॉप का एलिमेंट उठाकर दे देगा। इज एम्प्टी, ये चेक करता है क्या स्टैक एम्प्टी है। इज फुल चेक करता है क्या स्टैक फुल है। और स्टैक को आप लोग लिंक लिस्ट के थ्रू या फिर एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। यानी कि जो स्टैक का कॉन्सेप्ट है उसको आप एरे के थ्रू भी अचीव कर सकते हो और लिंक लिस्ट के थ्रू भी अचीव कर सकते हो। एरे की बात करें तो जो स्टैक है उसका साइज फिक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो इंडेक्सिंग के थ्रू आप यहाँ पर एलिमेंट को एक्सेस करोगे। ये इसको एरे के थ्रू अचीव करना सिंपल है, बट यहाँ पर कैपेसिटी लिमिटेड होती है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, साइज फिक्स नहीं होता है। अगर हम बात करें स्टैक के एप्लीकेशन के बारे में, और यहाँ से आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा इनमें से कौन सा स्टैक का एप्लीकेशन है या फिर नहीं। तो मान लीजिए आपके पास, हाँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, लाइक आपसे बोलेगा 5 2 प्लस माइनस 7 प्लस, इसको आप सॉल्व करिए। या आपको कोई देगा एक्सप्रेशन, बोलेगा इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा। तो उनको एवल्यूट करने में भी क्या होता है, स्टैक का यूज़ किया जाता है। एंड ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आपको इस टाइप का देगा एक्सप्रेशन, बोलेगा इसको आप सॉल्व करिए, और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। और मैंने आपको इसके रिगार्डिंग अलग से क्लास प्रोवाइड कर रखी है एमसीक्यूज़ में भी, और अलग से क्लास भी दी गई है। इसके बाद में आता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन।
जिसको हम लोग पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। लाइक आपने एडिटर में अंडू ऑपरेशन करना है ना। इसके बाद में आता है क्वी। जो क्वी है ये फीफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। लाइक मान लीजिए आप गए मूवी देखने के लिए, ये क्या है, ये है टिकट काउंटर। तो यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर लोग लगे हुए हैं लाइन में। तो सिंपल सी बात है, ये विंडो है टिकट विंडो, ये भाई साहब आगे हैं, ये पहले आए हैं तो पहले आएंगे और टिकट लेके निकल जाएंगे। तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें आप कह सकते हो कि जो डिलीशन है वो फ्रंट से होता है, और जो इंसर्शन, जबकि मान लो कोई और व्यक्ति है जिसको टिकट चाहिए होगा तो वो कहाँ से आएगा, तो आप बोलोगे सर वो आएगा पीछे से। तो जो यहाँ पर इंसर्शन है वो रियर से होता है। तो इंसर्शन रियर से होता है, डिलीशन फ्रंट से होता है। जैसे आप लोग वहाँ पर पुश पॉप का यूज कर रहे थे, ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इनक्यू और डी क्यू का। इनक्यू का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को ऐड करना, और जब भी आप एलिमेंट को ऐड करोगे, है ना, इंसर्ट करोगे, तो हमेशा रियर से होगा, यानी कि बैक साइड से होगा, ठीक। वहीं जो डी क्यू है ये हमेशा आप लोगों का फ्रंट से होगा, ठीक है। इज एम्प्टी क्या करता है, चेक करता है क्वी खाली है या फिर नहीं। इज फुल चेक करता है क्या क्वी फुल है या फिर नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वी, इसको आप एरे के थ्रू भी अचीव कर सकते हो और लिंक लिस्ट के थ्रू भी अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैक क्या करता है, लीफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। पुश पॉप पीक इज एम्प्टी इज फुल, ये इसके मेन ऑपरेशन है। स्टैक को आप एरे और लिंक लिस्ट दोनों से ही इंप्लीमेंट कर सकते हो, या तो एरे से या तो लिंक लिस्ट से, ठीक। एंड ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये आप लोगों का चैप्टर 6 था। इसके बाद में आता है चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्री, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपसे बोल देगा कि भैया ये हमारे पास डेटा है, इसका बताइए कि पोस्ट फिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, या फिर आप इसका बी ट्री बनाइए या फिर बी प्लस ट्री बनाइए। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये ट्री क्या होता है, तो ट्री एक प्रकार का नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है ना। एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें आपका जो डेटाज हैं वो हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर होते हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट नोड होती है, जो सबसे टॉप पे बैठी हुई होती है, उसको बोलते हैं रूट, एंड बाकी हो जाते हैं लीव्स, है ना, जो उसके चिल्ड्रंस होंगे। तो नोड्स विद नो चिल्ड्रंस आर कॉल्ड लीव्स। नोड्स दैट शेयर द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। लाइक मान लीजिए हमारे पास एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, तो आप ये कहोगे ये क्या हो जाएगा, रूट, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिबलिंग हो जाएंगे। द डिग्री ऑफ नोड इज द नंबर ऑफ इट्स चिल्ड्रन, कि भैया उसके कितने सब नोड हैं वो कहलाता है उस नोड का डिग्री। और हाइट का मतलब ये है कि जो रूट से लेकर लीफ तक की कितने पॉइंट्स हैं। लाइक हमारे पास एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो आप बोलोगे इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 3 है। देखिए आप, एक, फिर उसका जनरेशन, फिर यहाँ पे जनरेशन, तो इस प्रकार से आता है BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री एक प्रकार का बाइनरी ट्री है जिसमें क्या होगा, अ वैल्यू ग्रेटर देन ऑल वैल्यूज इन ईट्स लेफ्ट सब ट्री। जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड में रहेगी, और जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो राइट साइड में रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें की पॉइंट के बारे में, तो ये सर्चिंग के लिए ईजी है, इंसर्टिंग के लिए है, डिलीशन के लिए है, और यहाँ पर आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी भी दी गई है। इसके बाद में अगला आता है दैट इज ट्रेवर्सल यूजिंग स्टैक एंड रिकर्सन। तो आप ट्री को ट्रेवर्स कर सकते हो। ट्रेवर्स का मतलब होता है प्रत्येक नोड को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में विजिट करना। इसमें क्या होगा, पहले आप लेफ्ट नोड को विजिट करोगे, इसके बाद में रूट, इसके बाद में राइट सब ट्री को। नहीं समझे, कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास ट्री है,
ठीक, ये आपके पास ट्री है। तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी लेफ्ट साइड से। लेफ्ट से आते हुए आप रूट के पास जाओगे, देन आप राइट को कवर करोगे। इस प्रकार से यहाँ पर विजिटिंग होती है, ट्रेवर्स होता है। जो ट्रेवर्सिंग ये 3 प्रकार की यहाँ पे होती है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इसके बाद में इन ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये आपका इन ऑर्डर था। प्री ऑर्डर में क्या होगा, पहले आप रूट से शुरू करोगे, लेफ्ट में जाओगे, राइट में जाओगे। पोस्ट में क्या होगा, पहले लेफ्ट में जाओगे, फिर राइट में जाओगे, फिर रूट को पहुंचोगे। इसके बाद में आता है बी ट्री, या कह सकते हो 2-3 ट्री। अब ये दोनों ट्री आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो बी ट्री इज अ बैलेंस्ड सर्च ट्री डिजाइंड फॉर सिस्टम दैट रीड एंड राइट लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा लाइक डेटाबेसेस, keeps data sorted and allows searches, sequential access, insertion, deletion in logarithmic time. Each node can have multiple children. इसके बाद में आता है 2-3 tree, a specific type of B tree of order 3. Each internal node has its either 2 or 3 children. All leaves are at the same level keeping the tree balanced. B tree और B plus tree में डिफरेंस क्या है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चूँकि टाइम काफ़ी हो गया है तो इस समय माइंड, आइस और माउथ प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन पॉइंट्स को आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा, ग्राफ बचा हुआ है। ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ एक प्रकार का वर्टाइसेस, जिसको हम लोग नोड्स कहते हैं, जो कि एच के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें क्या होगा, एज में डायरेक्शन होगी। लाइक हमने कहा कि ये है, इसमें डायरेक्शन है, तो ये कहलाएगा आप लोगों का डायरेक्टेड ग्राफ, जिसको हम शॉर्ट में डायग्राफ भी कहते हैं। इसके बाद में है अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इसमें एरो नहीं है, तो ये हो जाएगा अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसके बाद में आता है वेटेज ग्राफ। इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पर वेट दे दिया, लाइक इसका 7, इसका 5, तो ये कहलाएगा वेटेज ग्राफ, जो कि इसको हम लोग कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कंपोनेंट के बारे में, तो ग्राफ के कई कंपोनेंट्स हैं, लाइक वर्टाइसेस, जिसको हम बोलते हैं नोड, ठीक, जो कि होती है ग्राफ की फंडामेंटल यूनिट। इसके बाद में आता है एज, यानी कि अर्क। मान लीजिए हमारे पास ये यूनिट्स हैं, इन तक आप कैसे पहुंच रहे हो, तो जो ये है ना, ये इन्हीं को बोलते हैं आर्क, या बोल सकते हो एज। इसके बाद में आता है एडजेसेंट वर्टाइसेस। इसमें क्या होगा कि जो एजेस हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। इसके बाद में आता है पाथ। मान लीजिए हमको यहाँ तक जाना है, तो हम यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पाथ। इसके बाद में साइकिल। तो अगर पाथ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंडिंग हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, साइकिल। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्राफ दिए गए हैं। एंड आपके एग्जाम के लिए एडजेंसी मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है और एडजेंसी लिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। एंड स्पार्क्स मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। आपसे बोलेगा स्पार्क मैट्रिक्स क्या होता है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें अधिकतर एलिमेंट 0 हैं, तो वो कहलाएगा स्पार्क्स मैट्रिक्स। BFS और DFS में क्या अंतर, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपके सामने ग्राफ एंड ट्री में डिफरेंस है, इसको चेकआउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज मैंने आपके साथ में चैप्टर 1 से चैप्टर 9 का जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष। जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको पार्ट 1 का जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग मैच कर पाएँ कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।